आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। लगभग शाम होने को था और मैं गोचर के करीब था। मुझे गोचर की पहाड़ी इलाके से होते हुए मेहराब के शिव मंदिर जाना था, लेकिन रास्ते में गाड़ी में कुछ तकनीकी खराबी आ जाने के कारण मैं मेहराब समय पर नहीं पहुंचने वाला था। लगभग सूरज अस्त हो चुका था और मेरी गाड़ी मेहराब की ओर गोचर वाली सड़क से होती हुई तेजी से आगे बढ़ती चली जा रही थी। जैसे ही गाड़ी गोचर नहर की पुलिया के पास पहुंची, वैसे ही पुलिया के किनारे लगा हुआ एक बड़ा सा साइन बोर्ड पर मेरा ध्यान गया। नीले रंग का साइन बोर्ड पर उजले रंग से लिखा हुआ था, कृपया रात में इस सड़क पर सफ़र ना करें। मैंने उस साइन बोर्ड पर लिखे गए हिदायत पढ़कर गाड़ी को पुलिया के पास ही रोक दिया। मुझको ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों लिखा है। ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण जिला प्रशासन ने यहाँ साइन बोर्ड लगा रखा है। ये सब जानने के लिए मैं गाड़ी से नीचे उतर आया कि देखते हैं आखिर ये मामला क्या है। तभी सड़क से होते हुए तेज तेज कदमों से चलते हुए कुछ मुसाफिरों को अपनी ओर आते हुए देखा। वो लोग आपस में बातें करते हुए तेज कदमों से चलते हुए इधर की ओर ही चले आ रहे थे। जैसे वो लोग मेरे पास पहुंचे, मैंने उनसे पूछ डाला, भाई साहब, ये जो साइन बोर्ड पर लिखा है इसका क्या मतलब है? तब उनमें से एक आदमी ने पूरी बात बताई। देखिए भाई साहब, ऐसा है ना कि इस रास्ते पर रात में कोई भी जाना पसंद नहीं करता। इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। और उसके बाद जाते जाते वो मुसाफिर मुझे भी आगे ना जाने की सलाह देते हुए मेरे बगल से निकल पड़े। अब मुझको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। साइन बोर्ड पर लिखा हुआ हिदायत से लेकर मुसाफिरों के द्वारा बताई गई बात ने मेरे मन में शंका की स्थिति बना दी थी और मैं इधर धीरे धीरे अंधेरे से भी डर रहा था। अंधेरा चारों ओर मंडराने लगा था। सामने मेहराब की पहाड़ियाँ दूर दूर तक आकाश की ओर अपना सिर उठाए खड़ी दिखाई दे रही थी। चारों ओर बढ़ते अंधकार के बीच सड़क के दोनों ओर कटीला झाड़ बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। जहाँ पर मैं खड़ा था वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर आगे तक कोई गांव या फिर कोई गिराव नहीं था और ना ही कोई शहर ही मिलने वाला था। इस हालत में मेरे पास दो ही विकल्प थे, या तो मैं गाड़ी को पीछे ले लूं या नहीं तो मैं आगे चलूं। इसी सोच में मैं गाड़ी के पास खड़ा था। सड़क अब एकदम सा सुनसान हो गया था। मेरे ठीक सामने दूर एक दो तारे पहाड़ी की दिशा पर चमकते भी लगे थे। अब मैं ज़्यादा देर नहीं कर सकता था क्योंकि मुझे जल्द से जल्द मेहराब पहुंच जाना था। मुझे पता था कि मेहराब पहुंचने पर खाने पीने और रहने का बंदोबस्त हो जाएगा। इसलिए डर और शंका को दिमाग से निकालते हुए मैंने गाड़ी को स्टार्ट कर दी और गाड़ी स्टार्ट करने के कुछ ही सेकंड के अंदर अंदर मैं और मेरी गाड़ी गोचर पुलिया को छोड़कर सड़क पर मेहराब की ओर तेजी से बढ़ चली। गाड़ी अपनी दोनों हेडलाइट से तेज रोशनी बिखेरती हुई तेजी से आगे बढ़ती चली जा रही थी। मैं गाड़ी को इस तरह चला रहा था जैसे कि वो कोई जिप्सी ना होकर कोई हेलीकॉप्टर हो। सड़क सुनसान ही थी, न कोई आदमी, न कोई जानवर और ना ही कोई गाड़ी। एकदम खाली थी सड़क। इसलिए मैंने भी गाड़ी को चलाने में कोई कमी करने का मूड नहीं था। गाड़ी लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी थी, लेकिन आगे की रास्ते की स्थिति ऐसी नहीं थी कि गाड़ी को तेज गति से चलाया जाए। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे थे
और कहीं कहीं किनारे पर बड़ा बड़ा सा पत्थर भी। इसलिए सड़क की स्थिति को देखते हुए मैंने स्पीड में कुछ कमी कर दी, क्योंकि सड़क की हालत पहले 2 किलोमीटर जैसा नहीं था। गाड़ी पहाड़ी की ओर ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होती हुई कुछ मिनटों तक आगे बढ़ी ही थी कि एकाएक गाड़ी रुक गई। ये क्या? भय और विस्मय के कारण मेरे मुंह से एकाएक शब्द फूट पड़े। मैं कई बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश किया, लेकिन गाड़ी टस से मस होने का नाम नहीं ले रही थी। अब क्या करें? अरे नहीं यार, एक तो इतनी रात हो गई है, ऊपर से ये गाड़ी, अब इस खटारों को बेच दूंगा। मगर गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब क्या करें, ये सोचकर मैंने दाएं बाएं देखना शुरू कर दिया। तभी मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना गाड़ी को यहीं लॉक करके पैदल ही आगे बढ़ें। अब कुछ ही दूरी तो बाकी है। बस यही सोचकर गाड़ी से मैं उतर पड़ा और गाड़ी से उतरने के बाद पहले अपने बैग को गाड़ी से निकाला और जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा लॉक करने के लिए सोचा कि एक मधुर सी हंसी मेरे कानों से टकराई। मैं तो डर के मारे मानो उछल सा पड़ा, लेकिन अगले ही पल मेरे मन में पता नहीं कहाँ से हिम्मत आ गई। मैं सावधान होकर खड़ा हो गया। देखता हूँ वो कौन सी रूह है जो बेगुनाहों को मारती है। जब जिंदगी खतरे में डाल ही चुका हूँ तो एक बार खुद को आजमा कर देख ही लेता हूँ। वैसे भी एक ना एक दिन तो मरना ही है। अगर मौत आ गई तो भी कोई बात नहीं। इतना सोचकर मैं एक बड़ा सा 4 फुट का लोहे का सरिया गाड़ी से बाहर निकाला, जो अक्सर गाड़ी में ही पड़ा रहता था। लोहे का सरिया लेकर अब मैं गाड़ी में ही बैठ गया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। साथ में गाड़ी की लाइट्स भी मैंने ऑफ कर दी। अब मेरे चारों ओर घना अंधेरा ही अंधेरा था। कुछ ही देर के बाद जंगली बिल्लार और सियारों की आवाज़ मेरे चारों ओर गूंज रही थी और रह रहकर सनसनाहट भरी हवा पेड़ों से होते हुए निकल जाती। कुछ जंगली जानवर सुनसान सड़क पर धीरे धीरे आकर आने जाने लगे थे। रात में जानवरों की चमकती नीली आंखें गाड़ी की ओर झांकती और फिर गायब हो जाती। लगभग ये सब नज़ारा देखते हुए लगभग रात को 10 बज गए होंगे और मैं उस समय तक कुछ कुछ ऊबने भी लगा था। मेरी आंखें झपकी लेने लगी थी। तभी गाड़ी के पास कुछ हलचल सी होने लगी। मैं तो पहले से ही सावधान था, इसलिए गाड़ी में ही बैठा बैठा सड़क की ओर देखने लगा। तभी मैंने जो देखा वो देखकर मेरा मुंह उस समय खुला का खुला रह गया। सामने सड़क पर मेरी गाड़ी से कुछ ही दूरी पर एक महिला खड़ी थी। महिला के चारों ओर एक अजीब सी रोशनी हो रही थी। ये रोशनी कैसे? मेरे मन ने मुझसे ही सवाल किया। मैं तो उस समय डरा हुआ ही था, फिर भी एक हिम्मत मेरे अंदर बंधी हुई थी। उस रोशनी में दूर तक सड़क पर और सड़क के चारों ओर बहुत कुछ दिखाई दे रहा था। महिला तो इतनी साफ नजर आ रही थी कि पूछो मत। उसके सिर के बाल खुले हुए थे। सफ़ेद साड़ी में वो सड़क पर चुपचाप खड़ी मेरी गाड़ी की ओर लगातार देखे जा रही थी और मैं उस महिला की ओर। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसका चेहरा भी काफ़ी अलग सा लग रहा था। वो एकटक मेरी ओर घूरे जा रही थी, मगर मैं भी डरा नहीं। उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता रहा, जिसके बाद धीरे धीरे वो महिला और वो रोशनी गायब होते चले गए। मैं वो पूरी तरह से गायब हो गई, साथ ही साथ वो अजीब सी रोशनी भी। मेरी जान में जान आई। गाड़ी से बाहर निकलने की तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने एक बार अंदर से ही चाबी घुमाकर गाड़ी चालू करने की कोशिश की और इत्तेफाकन गाड़ी चालू हो गई। फिर तो मैं सीधे मेहराब जाकर ही रुका।
मगर उस औरत ने, या यूं कहें तो उस चुड़ैल ने मुझे कुछ क्यों नहीं किया, ये आज तक मुझे समझ नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मनोज अपने तेज कदमों से स्टेशन की ओर बढ़े जा रहा था। एक तो मौसम भी सही नहीं था, ऊपर से मनोज अपनी ट्रेन के लिए काफी लेट हो चुका था। सड़क पर भागते भागते मनोज ने एक नजर घड़ी पर देखा तो रात के 11:15 बज चुके थे और उसकी ट्रेन 10:50 पर थी। यूं ही कुछ देर तक भागते रहने के बाद मनोज स्टेशन पहुंचा और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जाकर घुटनों पर पैर दिए झुककर हाँफने लगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर ना तो कोई ट्रेन थी और ना ही कोई इंसान। मनोज को लग रहा था अभी तक उसकी ट्रेन आई नहीं है, मगर जब मनोज ने अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था 10:55 का। मनोज को काफी हैरानी हुई, मगर तभी उसकी नजर पास ही में एक बेंच पर सो रहे एक आदमी पर गई। उस आदमी का शरीर और चेहरा बहुत गंदा सा था। देखने से ही पता चल रहा था कि वो कोई भिखारी है। तभी मनोज उस भिखारी के पास गया और उससे पूछते हुए बोला, ये ट्रेन आने वाली थी ना, यहाँ पर आई नहीं क्या अभी तक? मनोज की बात सुनकर वो आदमी आंख मलते हुए उठा और मनोज को सर से लेकर पैर तक देखते हुए बोला, ट्रेन वो तो आकर चली भी गई। इतना बोलकर वो शख्स वापस लेट गया। मनोज ने उस आदमी से दोबारा पूछा, तो फिर अब कब है ट्रेन? इस पर वो भिखारी लेटे लेटे ही बोला, अब कल सुबह से पहले कोई ट्रेन नहीं है। इतना बोलकर वो भिखारी वापस से लेट गया, जैसे उसके शरीर में दम ही ना हो, और लेटने के साथ ही साथ उसके खर्राटों की आवाज शुरू हो गई। मनोज अब एक तरह की मुसीबत में फंस चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। स्टेशन पर रात गुजारना मनोज को ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि स्टेशन पर चोरी की वारदातें आजकल बहुत बढ़ चुकी हैं। तभी मनोज ने मन ही मन सोचा, यहाँ पर रुकना ठीक नहीं होगा। एक काम करता हूँ, बाहर निकलकर कोई होटल ढूंढता हूँ। ये सोचकर मनोज स्टेशन से बाहर निकला और आसपास कोई होटल ढूंढने लगा, मगर आसपास दूर दूर तक कोई होटल तो दूर एक इंसान तलक भी नजर नहीं आ रहा था, जो कि काफी अजीब बात थी। खैर मनोज एक रास्ता पकड़कर उस पर आगे बढ़ने लगा। हालांकि इलाका गांव का था, मगर फिर भी इतना खाली रास्ता मनोज को कुछ समझ नहीं आया। खैर वो चलता रहा। रात के उस काले अंधेरे में मनोज को रास्ता भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। ऊपर से आसमान काले बादलों में ऐसे ढका था कि चांद तो दूर, एक तारा भी ठीक से दिख नहीं रहा था। किसी भी पल बारिश आ सकती थी, इसलिए मनोज हर पल अपने चलने की रफ्तार बढ़ाए जा रहा था, लेकिन अभी तक उसे कोई होटल नहीं दिखा था। तभी चलते चलते मनोज एक मोड़ के पास आ पहुंचा, जहां दो रास्ते थे। मनोज को समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे किस वाले रास्ते पर जाना चाहिए। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद मनोज ने अपनी बाईं तरफ वाला रास्ता चुना और उसी पर चलने लगा। मगर उस रास्ते पर चलते हुए मनोज को ऐसा लग नहीं रहा था कि यहाँ उसे कोई होटल मिलेगा, क्योंकि उस रास्ते के अगल बगल सिर्फ जंगल ही जंगल था। और जब स्टेशन रोड पर कोई होटल नहीं मिला तो यहाँ क्या ही मिलेगा। मगर कुछ आगे जाते ही मनोज की सोच गलत साबित हो गई। रास्ते के एक किनारे पर उसे एक बड़ी सी इमारत नजर आने लगी। मनोज काफी हैरान हुआ, मगर उसे खुशी भी हुई,
चलकर जब मनोज उस इमारत के पास गया तब उसने देखा कि इमारत की बाहरी दीवारें बारिश में भीग भीग कर काली पड़ चुकी हैं और दीवारों में छोटी मोटी दरारें भी हैं। मगर वो इमारत इस लायक तो था ही कि मनोज वहां रात भर रुक सके। अभी मनोज इमारत के दरवाजे की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी वो दरवाजा अपने आप ही खुल गया। अचानक दरवाजा खुलने से मनोज थोड़ा चौंक सा गया और उससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात की दरवाजा खोलने वाला शख्स वहां मौजूद ही नहीं था। खैर, मनोज ने सोचा शायद हवा से खुल गया होगा, इसलिए वो बात को रफा दफा करते हुए घर के अंदर घुस गया। थोड़ी देर पहले तक जिस घर के अंदर घुप अंधेरा छाया हुआ था, मनोज के घुसते ही पता नहीं कैसे घर की सारी लाइटें एकदम से जल उठीं। मनोज ने घर में चारों तरफ देखा मगर उस घर में कोई नजर नहीं आया। घर की हालत अंदर से ना तो उतनी अच्छी थी और ना ही उतनी खराब, मतलब ये कि घर रहने लायक था। घर 2 मंजिला था। तभी मनोज ने मन ही मन सोचा, इतना बड़ा घर, लाइट भी है, तो फिर कोई रहता नहीं है क्या यहाँ पर? इतना बोलकर मनोज पास ही के एक कमरे में दाखिल हुआ और कमरे में लगे पलंग पर लेट गया। पलंग पर लेटते ही पता नहीं क्यों उसकी थकान एकदम से कम हो गई और नींद ने मनोज को अपने आगोश में ले लिया, जिसके बाद पूरे घर में खामोशी पसर गई। पता नहीं कितनी देर बाद मगर जब मनोज की आंख खुली तब उसके कानों में एक आवाज आ रही थी। वो आवाज बारिश की थी। बिस्तर पर लेटे लेटे ही मनोज ने पास वाली खिड़की से बाहर देखा तो वो देखता ही रह गया, क्योंकि उस खिड़की पर एक काली सी परछाई मनोज को घूरे जा रही थी। मनोज हड़बड़ाकर उठा और आंख मलकर दोबारा उस खिड़की की तरफ देखा तो अब वहां कोई नहीं था। मनोज को लगा शायद ये उसके मन का वहम होगा। प्यास के मारे मनोज का गला सूख चुका था। उसने अपने आसपास देखा मगर वहां पीने के पानी का नामो निशान तक नहीं था। लिहाजा मनोज अपने कमरे से बाहर निकला और किचन रूम ढूंढने लगा। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे किचन रूम दिखा, मगर जैसे ही वो किचन रूम में दाखिल हुआ तो उसके हैरानगी की कोई सीमा ना रही, क्योंकि किचन रूम में नीचे जमीन पर बैठकर कोई औरत कुछ चबा रही थी। उस औरत का चेहरा दूसरी तरफ था। तभी हैरानगी में डूबे हुए मनोज ने उस औरत से कहा, जी आप कौन? मनोज की आवाज सुनकर वो औरत उसकी ओर मुड़ी तो उसका चेहरा देखकर मनोज की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई, क्योंकि उस औरत का चेहरा बहुत डरावना था और वो औरत एक बिल्ली को फाड़ कर खा रही थी। उस औरत के मुंह से खून टपक रहा था और उसकी दोनों आंखें एकदम सफेद थीं। मनोज समझ गया कि यह औरत कोई आम औरत नहीं है, लिहाजा मनोज वहां से भागा। मगर जब वो भाग रहा था तब उसे बहुत से लोगों की हंसने की आवाजें आ रही थी, पर इन सारी चीजों की परवाह किए बगैर वो भागता ही रहा और घर से दूर जाकर ही रुका। फिर बाद में मनोज को पता चला कि उस घर में पहले एक परिवार रहा करता था, मगर किसी जादू टोने के फेरे में पड़कर सारे परिवार वालों की जान चली गई। तब से उनकी आत्मा उसी घर में भटकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।